बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के राज्य में एक किशोर नाम का युवक अपनी पत्नी रूपा और बेटी सुमन के साथ रहता था। अब गांव में गर्मियों का मौसम अपने अंतिम चरम पर था और गांव में सर्दियों का मौसम अपने शुरुआती समय पर था। सारे गांव वाले सर्दियों की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन यह समस्या नहीं थी। समस्या यह थी कि जिस झोपड़ी में किशोर रहता था, उस झोपड़ी की छत और खिड़की टूटी हुई थी, जिस कारण रात के समय उससे ठंडी ठंडी हवा अंदर आती थी और छत से रात को पाला भी गिरता था, जिस कारण किशोर और उसका परिवार रात को चैन से सो नहीं पाता था। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं सुबह जरूर कुछ उपाय करूँगा। बस आज किसी तरह रात गुजार लो। रूपा, मेरी बेटी सुमन को ठंड लग रही है, मेरी बेटी को अच्छे से कंबल उड़ाओ। बेटी, मैं सुबह कुछ करता हूँ ना, तुम चिंता मत करो। सुनिए जी, सर्दियाँ आने वाली हैं और रात को हमारे छत और खिड़कियों से बहुत हवा अंदर आती है। तो मैं कह रही थी कि आपको घर की मरम्मत अब करवा लेनी चाहिए। क्या बोलते हो आप? ठीक है रूपा, मैं अभी जाकर मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही घर की मरम्मत करवा दूंगा। यह कहकर किशोर अपने काम पर चला जाता है। सेठ जी, सर्दियों का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत और खिड़की टूटी हुई है, जिस कारण रात को घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है और साथ ही साथ ओस की बूंदें भी अंदर गिरती है, जिस कारण मेरा परिवार रात को सो नहीं पाता है। और अगर मैंने उसको ठीक नहीं करवाया तो इस बार सर्दियों में बहुत दिक्कत होगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वह इतनी ठंड में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। अरे किशोर, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? सेठ जी, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपके उधार कुछ ही दिनों में चुका देता। अरे भाई, तूने अभी उतना भी काम नहीं किया है कि मैं तुम्हें उधार दे सकूं, और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। किशोर के लाख विनती करने पर भी घनश्याम पैसे देने के लिए मना कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और सुबह से शाम होने को आती है। सूरज ढलने में कुछ ही समय बाकी था। फिर शाम को किशोर अपना सारा काम खत्म करके दुखी मन को लेकर खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, क्या आप पैसे लाए? अरे रूपा, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं क्या करता। लेकिन जी, सर्दियों में अपना गुजारा कैसे होगा? अरे रूपा, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी ठंड आने में कुछ समय बाकी है ना, तब मैं अगले महीने मालिक से पैसे के लिए बोलूँगा, तब मालिक मना नहीं करेंगे, देखना। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आप अगले महीने मालिक से पैसे उधार मांगना, मालिक बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। शायद अभी उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। किशोर को घनश्याम सेठ के यहाँ मजदूरी करते हुए आखिरकार 1 महीने का समय गुजर जाता है और महीने की पहली तारीख आ पहुंचती है। और साथ ही साथ पूरे गांव में अब सर्दियां पहले से काफ़ी बढ़ चुकी थीं। चारों तरफ सिर्फ ठंड के मारे कुहासा ही कुहासा दिखाई दे रहा था। जी, मैं कह रही थी कि अब तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और अब महीना भी पूरा हो चुका है। आप सेठ जी से इस महीने की तनख्वाह मांग कर अपने घर की मरम्मत करवा लीजिए, नहीं तो हम सब रात में नहीं सो पाएंगे। ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जाता हूँ, सेठ जी से इस महीने की तनख्वाह मांग के लाता हूँ। अब तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। फिर रूपा के कहे अनुसार
किशोर सेठ घनश्याम से पैसा मांगने के लिए चिलचिलाती ठंड में सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। चारों तरफ सिर्फ कुहासा ही कुहासा नजर आ रहा होता है। सेठ जी, अब तो पूरा 1 महीना हो चुका है। अब तो आप मेरे पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। अब तो थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होने लगी है। अरे हाँ भाई, मुझे सब याद है कि महीना पूरा हो गया है और मुझे तुम्हें पैसे भी देने हैं। तो तुम्हारे होते हैं इस महीने के 500 रुपए। लेकिन मालिक, मैंने इस महीने तो एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो उस हिसाब से मेरा ज्यादा पैसा बनता है ना। अरे तूने छुट्टी लिया है या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारा इस महीना 500 रुपया बनता है। अगर लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे इस महीने के पूरे 2000 रुपए बनते हैं। आप कृपया मेरा पूरा पैसा दे दें, वरना मैं सरपंच जी के पास चला जाऊंगा। क्या क्या बोल रहा है तू? तुझे ज्यादा गर्मी चल रही है? याद रख, तू सिर्फ मेरा नौकर है, नौकर, समझा? तुझे जहाँ जाना है जा, तेरा वो सरपंच मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब मैं तेरे 500 रुपए भी नहीं दूंगा, समझा ना? और तू कल से मेरे यहाँ काम पे भी नहीं आएगा। अगर आया तो मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। निकल यहाँ से, निकल। कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। सेठ घनश्याम किशोर को काम से निकाल देता है। पैसा ना मिलने तथा काम से निकाल दिए जाने से किशोर बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह आगे क्या करेगा। यूं ही सोचते सोचते किशोर अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर किशोर जब घर पहुंचता है तो रूपा उसे चिंतित देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हो? क्या सेठ जी ने पैसे दिए? फिर किशोर सारी घटना जो उसके साथ हुई अपनी पत्नी रूपा को बता देता है। यह बात सुनते ही रूपा चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा जी? हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और घर का राशन भी खत्म होने को आया है और ऊपर से हमारे घर की छत और खिड़की टूटी होने के कारण अब और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऊपर वाले, अब क्या होगा हमारा? रूपा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही बाजार जाकर देखता हूँ कि कोई नया काम मिलता है कि नहीं। और फिर इतना कहकर किशोर कड़कड़ाती ठंड के बीच मजबूरी में काम की तलाश में बाजार की ओर उदास मन को लेकर निकल पड़ता है। अरे क्या हो राजू भैया, सेब कैसे दे रहे हो? अरे किशोर, आओ भाई आओ, 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ भाई। और बताओ, आज बाजार क्या लेने आए हो? बोलो तो 1 किलो सेब तौल दूं। अरे नहीं राजू भैया, मैं तो यहाँ सिर्फ ये पूछने आया था कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मुझे काम की बहुत जरूरत है भाई। अरे किशोर भाई, मेरे पास तो फिलहाल कोई काम नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही मुझे आवश्यकता होगी सबसे पहले मैं तुम्हें ही फोन करूँगा। ठीक है भाई? ठीक है राजू भैया, मैं आगे देखता हूँ, लेकिन कोई काम की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना? हाँ किशोर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर किशोर पूरे गांव के बाजार में काम ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता है। क्या हुआ जी, आपको कोई काम मिला कि नहीं, या आज भी और दिन की तरह खाली हाथ ही आए हो? क्या बताऊं रूपा, सुबह से शाम हो गई काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। हाँ, राजू भैया मिले थे बाजार में, आजकल फल फूल बेचने का काम शुरू किया है। वो कह रहे थे कि अगर मुझे कोई व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन करूँगा। बाकी मैंने पूरा बाजार घूम लिया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऊपर से ये बढ़ती ठंड ने दिमाग खराब कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए जी, अब जो होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है। रात हो जाती है, सब बिस्तर पर लेटे हुए रहते हैं। कड़कड़ाती ठंडी हवा छत और खिड़की से अंदर आ रही होती है, इसी कारण तीनों सो नहीं पा रहे होते हैं। जैसे तैसे तीनों रात गुजार लेते हैं और जब सुबह उठकर रूपा देखती है कि ठंड लगने के कारण सुमन को काफी तेज बुखार हो जाता है। सुमन बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही होती है
यह देखकर रूपा चिंतित हो जाती है। देखिए जी, सुमन को कितना तेज बुखार आ गया है और उसका शरीर पूरा आग हो गई है। आप कहीं से जाकर जल्दी से दवा ले आइए। अरे भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दवा खाना जाकर अपनी बेटी के लिए एक गोली ले आऊं। दूसरी तरफ सुमन की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। रूपा, मुझे रोना आ रहा है अपनी बीमार बेटी को देखकर। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को अस्पताल ले जा सकें। अरे आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जी, वरना सुमन की तबीयत और भी बिगड़ती चली जाएगी। देखिए, आसपास में कहीं पैसे का इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और फिर बिना सोचे समझे किशोर अपनी बेटी सुमन को कंधे में उठाकर उसे अस्पताल ले जाने लगता है। किशोर की पत्नी भी इस कड़कड़ाती ठंड में किशोर के पीछे पीछे अस्पताल जाने लगती है। लेकिन अफसोस, किशोर के पास पैसा ना होने से अस्पताल वाले सुमन का इलाज करने से इनकार कर देते हैं। साहब, हमारी बेटी बहुत बीमार है साहब, हमारे ऊपर रहम करो, हमारी बेटी का इलाज कर दो साहब, नहीं तो हमारी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी। हमारी छोटी सी गुड़िया को बचा लो साहब, कुछ तो रहम करो साहब, मैं दिन रात करके आपके सभी पैसे लौटा दूंगा। बस आप मेरी बेटी को बचा लो साहब। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम बिना पैसों के आपके बेटी का इलाज नहीं कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरी है, आप बात को समझने की कोशिश करें। किशोर के बहुत गिड़गिड़ाना पर भी अस्पताल के सदस्यों को बिल्कुल भी रहम नहीं आती है और अस्पताल वाले तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर किशोर और उसकी पत्नी रूपा रोने लगती है और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। फिर दोनों पति पत्नी किशोर और रूपा रोते रोते चिंता के कारण वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जब किशोर की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह अस्पताल के अंदर एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी बेटी और उसकी पत्नी भी बगल के बिस्तर पर लेटी हुई है। यह देखकर किशोर के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे भाई, मुझे किसने अंदर लाया और ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तभी वहाँ अस्पताल के डॉक्टर आते हैं। शांत हो जाइए आप लोग, अस्पताल में शांति बनाए रखें। आप लोगों को एक भले इंसान ने भर्ती करवाया क्योंकि आप अस्पताल की सीढ़ियों पर बेहोश पड़े हुए थे। आपकी पत्नी और बेटी भी अब खतरे से बाहर हैं। बाहर जाकर काउंटर पर आप उस व्यक्ति से मिल लीजिए जिसने आपको भर्ती करवाया था। फिर किशोर तुरंत काउंटर के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि राजू भैया खड़े हैं। अरे राजू भैया, आप यहाँ? अरे किशोर भाई, मैं तो बस थोड़ी सी खांसी हो गई थी, उसी की दवा लेने के लिए अस्पताल आया था भाई। फिर मैंने तुम तीनों को सीढ़ी पर बेहोश देखा था और मैंने तुम तीनों को तुरंत भर्ती करवाया। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी ठंड में तुम लोग अस्पताल के बाहर बैठे हुए थे? बेचारा किशोर अपनी सारी परेशानी राजू भैया को बता देता है। अरे भाई किशोर, इतनी बड़ी समस्या थी और तूने मुझे पहले नहीं बताया। भाई, उस दिन अगर तुम मुझे अपनी समस्या बता देते तो मैं उसी दिन तुम्हें काम पे रख लेता। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज से तुम मेरे साथ फल का व्यापार करोगे, ठीक है ना भाई? और आज ही मैं तुम्हारे घर को भी ठीक करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं आज हम जिंदा रहते भी कि नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक किशोर की पत्नी रूपा और सुमन को भी होश आ चुका था। फिर खुशी खुशी चारों अपने अपने घर चले जाते हैं और उस दिन के बाद किशोर राजू भैया के साथ फल का व्यापार का काम करने लगता है और राजू भैया किशोर के घर के छत को भी बनवा देते हैं और सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, गरीबी एक बहुत बड़ा शराप है और इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। वीडियो को लाइक और आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।